ठीक है, करते हैं आज की क्लास चालू। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है इसका नाम? बेसिस ऑफ। इट मीन्स हम किस बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, किस आधार पर करते हैं। तो इसके हमने दो बेसिस बताए हैं, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। दो तरीके से अकाउंटिंग होती है, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। अब पॉइंट ये आता है कि सर एक्रूअल बेसिस क्या होती है और कैश बेसिस क्या होती है। जैसा कि देखो नाम ही जाहिर है, कैश बेसिस। तो यहाँ पर कौन से ट्रांजेक्शन है तो रिकॉर्ड होते हैं जो सिर्फ कैश में होते हैं, जो सिर्फ कैश में होते हैं। और जब अक्रूवल की मैं बात करता हूं तो अक्रूवल बेसिस में यहां पर दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश वाले भी और क्रेडिट वाले भी, यानी नगद वाले भी, उधार वाले भी। दोनों ट्रांजेक्शन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करे जाते हैं। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसकी पेमेंट हमने करी हो या जिसके पैसे हमें मिले हो। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि किस प्रकार के यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या इनका नेचर है। तो कहता है इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अक्रूवल क्या करता है? इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है। कैश बेसिस की बात करें तो कैश बेसिस क्या करता है? इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है और कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। अगर हम इसको, हाँ, अक्रूवल दोनों करता है, कैश सिर्फ एक ही करता है। अब इनके हम नेचर की अगर हम बात करें तो इनका नेचर कैसा? कॉम्प्लेक्स। अक्रूवल बेसिस कैसा नेचर है इसका? कॉम्प्लेक्स। निखिल, कैसा नेचर है इसका? कॉम्प्लेक्स नेचर है। इट मींस, क्योंकि ये रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन दे एक्रू, यानी जब ट्रांजेक्शन हो जाते तब ये रिकॉर्ड करता है, ना कि उस टाइम करता जब वो सेटल होते हैं। इट मींस मान लो मैंने कुछ कमा लिया, अर्न कर लिया, मैंने सेल कर दी, चाहे मैंने उधारी भी हो, तो मैं उसे आज ही अपनी इनकम मान लूंगा। इसका मतलब ये हो कि आज ही वो मेरी इनकम है। इसको तब इनकम नहीं मानूंगा जब सामने वाला पैसे देगा। ठीक है। तो इसने इसे बोला गया कॉम्प्लेक्स। और बाकी कैश बेसिस की अगर मैं बात करूं तो इसे बोला गया है सिंपल। बहुत सिंपल है। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन व्हेन दे सेटल और पेड। जब पैसे मिल जाते हैं तब इनकम मान लेते हैं, और जब पैसे दे देते हैं हम किसी को तो खर्चा मान लेते हैं। तो इजी है ये, वेरी इजी। अच्छा, बट हम बात करें, अक्रूवल बेसिस क्या है? हमें कंप्लीट जानकारी देता है। क्या देता है? कंप्लीट जानकारी। तो भरोसेमंद कौन होगा, अक्रूवल या कैश? अक्रूवल, वेरी गुड। तो अगला पॉइंट हमारे ये रिलायबल, कि रिलायबल है या नहीं। कहता है इट इज मोर रिलायबल एज इट गिव्स कंप्लीट इमेज ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है? इट इज लेस रिलायबल, ये कम भरोसेमंद है। सिस्टम तो है ये, बट ये क्या है? कम भरोसेमंद है, लेस रिलायबल है। क्लियर? अब देखिए, अंडर दिस सिस्टम देर में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब अक्रूवल बेसिस में क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। हेलो। हेलो मतलब आप क्या हाल है? सर क्लास ले रहा हूँ अभी, ऑनलाइन करता हूँ आपको 20 मिनट बाद। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक हेलो। इसका भाई, इसका आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमारा खर्चा हो तो गया है, बट हमने उसकी पेमेंट नहीं करी है। फॉर एग्जांपल मान लो हमने रेंट है, हमने एक महीना रह लिया हम, बट हम यानी कि हमें अब किराया देना है, बट हमने पेमेंट नहीं करी उसकी, तो वो रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है। ऐसी प्रीपेड एक्सपेंस होता है जिसकी पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं। सर्विस लेने से पहले जो पैसे देते हैं उसे प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस इनकम, कमाने से पहले मिल गए। अक्रूड इनकम, कमा लिया, मिला नहीं। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पाए जाते हैं। बाकी अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर ऐसे किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जब कैश मिलता है तो ही इनकम मानता है और कैश जाता है तो खर्चा मानता है। इतनी बात क्लियर हुई? फिर इसके बाद आते हैं हम इसके
एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर। एक्सेप्टेबल यानी इसे कौन स्वीकार करता है। देखो सिस्टम तो दोनों बनाए बनाने वाले ने, तो कोई ना कोई तो इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा ही। तो कहा गया अक्रूवल के बारे में, इट इज मोर एक्सेप्टेबल इन केस बिजनेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, यानी बिजनेस को ज्यादा जानकारी चाहिए ना डिटेल में, तो वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती है। और कैश बेसिस को कौन करता है, तो क्या लिखा है, इट इज एक्सेप्टेबल वेयर देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, जहां पे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती वहां पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। अब आता है रिकॉग्निशन, किसने मान्यता दी, तो अक्रूवल बेसिस को दिए कंपनीज एक्ट 2013 ने रिकॉग्नाइज करा हुआ है, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करा। ठीक है ना। तो बट नहीं करा और करा, तो इसे यूज करता है कौन के यूजर है। हम्म। बिग फर्म, बड़े बड़े जो फर्म होती हैं, बिजनेस होते हैं, वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन करता है, प्रोफेशनल लोग करते हैं, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, छोटे दुकानदार हो गए, ये सब क्या करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। बात समझ में आई आप। अब देखो डॉक्टर है, डॉक्टर को कोई 250 रुपए फीस लिए, उसने डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा किसी का, और उसकी फीस पेशेंट ने कहा कि सर 200 रुपए ले लो, 50 रुपए मैं आपको अगली बार दे दूंगा। तो डॉक्टर लोग याद नहीं करते रखते इतना कि 50 रुपए रिकॉर्ड करके बैठेगा डॉक्टर की, उसकी इनकम है। वो मानते कि जब वो दे देगा ना पैसे, तब उसे इनकम माना जाएगा, क्या पता पेशेंट आए ना दोबारा, है ना। ऐसे ही हम टीचर लोग भी होते, अब जब पैसे आ जाते तो हम इनकम मानते हैं, और जब हमारी जेब से जाते तो वही खर्चा मानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। एग्जाम में डिफरेंस पूछ लेता है, या फिर दोनों का पूछ लेता है कि भाई अक्रूवल क्या होती है और कैश क्या होती है, तो आपके दोनों ही केस में ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर सिंगल सिंगल पूछेगा तो 2-2 नंबर का, इकट्ठा पूछेगा डिफरेंस तो 3 नंबर का आएगा ये। इसकी वजह, हाँ जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम आपने वही लिखना है। ठीक है। इसकी मैं आपको पीडीएफ अभी बना के भेज दूंगा। इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी पूछा था एक, जो न्यूमेरिकल है। अब आज से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है ड्यूरिंग 2019 और 20 सेल, कैश सामान 90,000 का बेचा और क्रेडिट सामान हमने 70,000 का बेचा, तो टोटल कितने में बेचा, 1,60,000 का। और क्या दिया है, खर्चे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या दिए हैं, 70,000। लिखा आउट ऑफ विच 20,000 इज स्टिल टू बी पेड, 70,000 में से 20,000 रुपए अभी भी देने बाकी हैं। तो दिए कितने, सिर्फ 50,000। कहता है कैलकुलेट इनकम, इनकी इनकम बताओ अक्रूवल के हिसाब से और कैश के हिसाब से। अब अक्रूवल ने क्या बोला कि मैं दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूं, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, यही है ना। तो अगर अक्रूवल तो दोनों करता है तो कैश भी लेंगे और क्रेडिट भी लेंगे, टोटल कितना हो गया, 1,60,000। तो सेल होगी 1,60,000, और टोटल एक्सपेंस 70,000 रुपए माइनस कर दिया, तो इनकम कितनी आ गई, 90,000 रुपए। बट अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं तो वो सिर्फ कैश को लेगा, यानी 90,000 को लेगा। तो सेल होगी 90,000, और एक्सपेंस कितने हो गए, 50,000। तो इसके हिसाब से इनकम कितनी आ रही है, 40,000। आई बात समझ। तो कैश 40,000 बता रहा है, और अक्रूवल बेसिस 90,000 बता रहा है, क्योंकि वो उस दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, ये सिर्फ कैश को करता है। इसमें लिखा था 70,000 जो है हमने खर्चे थे हमारे, आउट ऑफ विच 20,000 इज स्टिल टू बी पेड, यानी इसमें से 20,000 रुपए अभी भी देने बाकी हैं। तो 70 में से अगर 20,000 देने बाकी है तो आपने दिए कितने हैं, 50,000, तो वही ये 50,000 मैंने यहां से माइनस करे। हाँ। ठीक है, इतना क्लियर है।
वेरी गुड। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल के क्वेश्चन ही क्या लिखा हुआ है? हाँ, पीयू से लिखा है। चलो मैं बताता हूँ। एक मिस्टर पीयूष फाइनेंशियल एडवाइजर है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 इन्होंने अर्न करे 6 लाख रुपए, आउट ऑफ विच ही रिसीव 4,50,000, यानी 6 लाख में सिर्फ 4,50,000 रुपए मिले। कमाए तो 6 लाख, बट मिले कितने? सिर्फ 4,50,000। ही इनकर्ड एक्सपेंसिस ऑफ 2,90,000। इनके कितने खर्चा हुआ? 2,90,000 रुपए, आउट ऑफ विच 50,000 आर आउटस्टैंडिंग, 50,000 रुपीज अभी भी देने बाकी हैं। 2,90,000 में से 50,000 अभी भी देने बाकी है। इट मीन दिए कितने हैं? सिर्फ 2,40,000 रुपए। हाँ। ही आल्सो रिसीव कंसल्टेंसी फीस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल इनके 90,000 रुपए बाकी रह गए थे, जो कि इस साल मिले हैं। हाँ। हाँ, तो पिछले साल के 90,000 रुपए थे, जो कि इस साल मिले। एंड आल्सो पेड रुपीज 30,000 एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल के 30,000 रुपए देने बाकी थे, जो इस साल पे करे हैं। ठीक है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हिज इनकम। अब इनकी इनकम निकालनी है। अगर ये कैश बेसिस करते हैं तो क्या होगा? तो कैश बेसिस में क्या देखेंगे? कंसल्टेंसी फीस रिसीव्ड। तो कितनी मिली थी? 4,50,000। कमाए तो 6 लाख थे, बट मिले कितने थे? सिर्फ 4,50,000। कैश बेसिस कहता है कि भैया पैसे मिले हैं अगर इस साल, तो मेरी इनकम है, चाहे वो किसी भी साल के हो। तो 4,50,000 रुपए इन्हें इस साल के मिले, और पिछले साल के 90,000 रुपए मिले थे। तो कुल मिला के कितने रुपीज मिले इन्हें? 5,40,000 रुपीज। क्लियर? तो 5,40,000 भाई इनकी क्या है? इस बार की इनकम है एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इनकी ये रेवेन्यू है। इसमें से खर्चे कितने हुए? 290 खर्चे हुए थे, जिसमें 50,000 देने बाकी थे। तो दिए कितने? से 2,40,000। और पिछले साल के 30,000 भी दिए थे इन्होंने। तो कुल मिला के कितनी पेमेंट करी? 2,70,000। तो इतनी इतनी करी है। हाँ, तो 540 में से 270 माइनस करें तो इनकम कितनी आ गई हमारी? 2,70,000। ठीक है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अगर ये अक्रूवल बेसिस करते तो क्या होता? तो अक्रूवल बेसिस करते तो सिर्फ यही चीज आती, जो फीस अर्न करी इन्होंने 6 लाख वो। हाँ। अब बी क्या है? अक्रूवल बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस में फीस कितनी अर्न करी? 6 लाख लेस एक्सपेंस 2,90,000 माइनस कर दिया। तो कितना आ गया? 3,10,000 इनकम आ गई। क्लियर हुई बात? तो ये हमारा भाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर था। और ये बस इसमें इतना ही था, ये यहाँ पे चैप्टर खत्म भी हो गया। बस इतना सा चैप्टर है। समझ में आई बातें? मैं भी इसकी पीडीएफ भेज रहा हूँ, तो उसमें से एक बार देख लेना, और फिर क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है। हाँ, अभी 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 लाइव आ रहा हूँ मैं दोबारा। अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, दोबारा लाइव आ रहा हूँ, यहीं पे रहना।